स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करें। ब्रेक डाउन रखरखाव मेंटेनेंस और निवारक रखरखाव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बीच अंतर। ब्रेक डाउन रखरखाव नंबर 1 रखरखाव के बाद ही किया जाता है। ब्रेक डाउन रखरखाव केवल पहले ही किया जाता है। ब्रेक डाउन नंबर 2 टूटने को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। टूटने को रोकने के लिए रखरखाव किया जाता है। यह अप्रत्याशित गतिविधि है। यह अनुमानित गतिविधि है। रखरखाव लागत कम है। रखरखाव की लागत अधिक है। क्रेन होइस्ट जैसे उपकरणों के लिए उपयुक्त नहीं है। दबाव वाहिकाओं सभी प्रकार के उपकरणों पर लागू किया जा सकता है। नंबर 6 उत्पादन हानि और अधिक डाउन टाइम में परिणाम इस तरह के नुकसान होते हैं। प्रतिक्रियाशील रखरखाव सबसे पुराना रखरखाव दृष्टिकोण प्रतिक्रियाशील जब तक यह टूट नहीं जाता तब तक उस उपकरण को मरम्मत या प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। इसमें रखरखाव उपकरण बहुत कम या बिना किसी चेतावनी के विफल हो जाते हैं, इसलिए प्रतिस्थापन भागों के आने तक यह नीचे हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आय हानि हो सकती है। इसके रखरखाव लागत और डाउन टाइम में वृद्धि हुई और सुरक्षा के मुद्दे भी पैदा हुए। प्रतिक्रियाशील रखरखाव कुछ स्थितियों में उपयुक्त हो सकता है, जैसे कि गैर महत्वपूर्ण और कम लागत वाले उपकरण जिनमें पूंजीगत हानि या उत्पादन हानि का बहुत कम होती है या कोई जोखिम नहीं होती। उत्पादकता में ब्रेक डाउन रखरखाव और निवारक रखरखाव का महत्व। एक प्रभावी रखरखाव कार्यक्रम के महत्व को नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि यह दुबला विनिर्माण की प्रभावशीलता में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल बीमा की तरह रखरखाव वो हमारे विनिर्माण संचालन व्यवसाय या सेवा संचालन की स्वास्थ्य देखभाल माना जा सकता है। यह नियमित रखरखाव की लागत बहुत कम होती है जब इसकी तुलना एक बड़े ब्रेकडाउन की लागत से की जाती है जिस समय कोई उत्पादन नहीं होता है। रखरखाव का उद्देश्य नियमित मेंटेनेंस का महत्व यह सुनिश्चित करना है कि उत्पादन के लिए आवश्यक सभी उपकरण हर समय 100% दक्षता पर काम कर रहे हैं। छोटे दैनिक निरीक्षणों के माध्यम से सफाई चिकनाई और छोटे समायोजन करके छोटी समस्याओं का पता लगाया जा सकता है और उन्हें बड़ी समस्या बनने से पहले ठीक किया जा सकता है, जो उत्पादन लाइन को
बंद कर सकता है। एक अच्छे रख रखाव मेंटेनेंस कार्यक्रम के लिए कंपनी की व्यापक भागीदारी और शीर्ष कार्यकारी से लेकर दुकान तक के कर्मचारियों तक के सभी समर्थन की आवश्यकता होती है। अब मशीन मैनुअल से डेटा की पुनः प्राप्ति। मैनुअल एक अभिन्न और आवश्यक साहित्यिक भाग है जिसे ऑपरेटर को मशीन को संभालने और संचालित करने से पहले जानना होता है। यह असली निर्माता द्वारा मशीन की आपूर्ति के साथ प्रदान किया जाएगा। मैनुअल मशीन के बारे में सभी जानकारी प्रस्तुत करता है, जैसे मशीन का आकार, नियम और निर्माण विधि, सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करना, संचालन प्रक्रिया और आवधिक रख रखाव मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। मशीन मैनुअल में आवश्यक बिजली आपूर्ति, उपयोग किए जाने वाले स्नेहक तेल की सुरक्षा, सावधानी, ग्रेड आदि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। उपयुक्त स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और मैनुअल में लीडर आपूर्तिकर्ता का विवरण प्रदान करना होगा, अन्यथा किसी अन्य हिस्से का उपयोग नहीं किया जाएगा। सूट और मशीन खराब हो जाएगी। यदि मशीन के संचालन के दौरान कोई समस्या दोष उत्पन्न होता है तो हमें मैनुअल को देखना होगा और उसका पालन करना होगा। मैनुअल भी ब्रांड और प्रकार के उपकरण प्रदान करेगा जिसका उपयोग किया जा सकता है। उपयोग के आधार पर प्रतिस्थापित किए जाने वाले उपकरणों की समय अवधि, जीवन और किए जाने वाले समय समय पर निरीक्षण किया जाएगा। सामान्य मैनुअल में मशीन को चालू करने, मशीन के संचालन के तरीके और मशीन को रोकने से लेकर आपात स्थिति में मशीन को रोकने के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए अब बात करते हैं निरीक्षण, इंस्पेक्शन। किसी भी मशीन उपकरण के लिए निरीक्षण आवश्यक है। जहां गलत स्थापना, पुनः स्थापना या किसी अन्य परिस्थिति से स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय जोखिम उत्पन्न हो सकता है। निरीक्षण का उद्देश्य पता लगाना है कि क्या मशीन को सुरक्षित रूप से संचालित, समायोजित और रखरखाव मेंटेनेंस किया जा सकता है। जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किए जाने वाले निरीक्षण और निरीक्षण अंतराल की आवश्यकता। निरीक्षण का सारांश दर्ज किया जाना चाहिए और उसे उस मशीन के अगले निरीक्षण तक कम से कम रखा जाना चाहिए। जब तक मशीन का निरीक्षण नहीं किया गया तब तक मशीन उपकरण जिनकी निरीक्षण की आवश्यकता है उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि मशीन उपकरण किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मशीन के साथ अंतिम निरीक्षण के भौतिक साक्ष्य हो, जैसे निरीक्षण रिपोर्ट, किसी प्रकार की टैगिंग, लेबलिंग प्रणाली या रंग कोडिंग। अब आगे का मेंटेनेंस में निरीक्षण का कार्य। नंबर 1, चेक लिस्ट के अनुसार मशीनों को और उपकरणों का आवधिक निरीक्षण। नंबर 2, प्रत्येक मशीन और उपकरणों का बुनियादी रिकॉर्ड रखना।
नंबर 3, सूची तैयार करना जिसे मरम्मत की आवश्यकता है। प्रतिस्थापन के लिए अतिरिक्त निरीक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण और मशीनों उपकरणों की रिपोर्ट की व्यवस्था समीक्षा। नंबर 5, निरीक्षण की आवृत्ति का निर्धारण। मैं आपको एक टेबल दी है, मशीन का नाम, मशीन के स्थान, मशीन संख्या, मॉडल नंबर, निम्नलिखित पदों का निरीक्षण करें और उपयुक्त का कॉलम में टिक करें और जांच करने वाली वस्तु, मशीन मैनुअल की उपलब्धता, सुरक्षा गार्ड, इंस्टॉलेशन, मशीन का स्तर, बेल्ट और उसका तनाव, असर ध्वनि, ड्राइविंग क्लच और ब्रेक, एक्सपोज्ड गियर, सभी गति में सभी फील्ड में काम करना, स्नेहन प्रणाली, शीतलक प्रणाली, फिसलने वाला भाग, यात्रा, सुरक्षा और सीमा शिद्दत निरंतर, उचित प्रकार व्यवस्था, आपातकालीन बंद, अलार्म विशेषता, काम करने वाले उपकरणों की स्थिति, उपकरण धारण करने वाले उपकरणों की स्थिति, सहायक उपकरण और संलग्न की स्थिति, चिप संग्रह और निपटान। एक दूसरी ये चार्ट या मशीनरी और उपकरण का इतिहास प्रपत्र, उपकरण का विवरण, निर्माता का पता, आपूर्तिकर्ता का पता, आदेश संख्या और तारीख, दिनांक जिस पर प्राप्त थी, जिस पर स्थापित और रखा गया, चालू करने की तिथि, आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, लागत, मोटर बीमा, बियरिंग, पुर्जों, रिकॉर्ड, बेल्ट, विनिर्देश, स्नेह विवरण, प्रमुख मरम्मत और ओवरऑल तिथियों के साथ किया गया। बाद हम मेंटेनेंस, मशीनरी, इंजीनियरिंग, उपकरणों की स्थापना, मेंटेनेंस और ओवरऑल। स्थापना का महत्व यह वह चरण है जिस पर मशीनरी और मशीनरी को अनपैक किया जाता है, फिर से जोड़ा जाता है, आवश्यक सेवाओं से जोड़ा जाता है और फिर उत्पादन में जाने पर चरम परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने और काम करने के लिए पूरी तरह से परीक्षण किया जाता है। मशीन स्थापना की समान प्रक्रिया। मशीन की स्थापना प्रक्रिया में गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल होती है। स्थान और लेआउट, लोकेशन फाइनल होने के बाद फाउंडेशन प्लान और तैयार करने का काम किया जाना है। लेआउट का नींव योजना का अंकन, यह कंक्रीट के फर्श पर चॉक की मदद से और कई खूंटे के साथ एक स्प्रिंग द्वारा किया जा सकता है। समान प्रक्रिया मशीन के विनिर्देश के अनुसार रूपरेखा को इंगित करना है। नींव के केंद्र का पता लगाने के लिए एच रेखाएं अनुदैर्घ्य और क्रॉस वाइज दोनों तरह से खींची जानी है। मिट्टी की खुदाई सभी शुरू की जा सकती है जब जरूरत के हिसाब से खाका तैयार हो जाए। मशीनों की स्थिति, उपकरण व वजन कुछ टन हो सकता है, लेकिन इसे लोड या अनलोड किया जाना है। इसे साइट पर लाने के लिए लंबवत या क्षैतिज रूप से स्थानांतरित किया जाना है और इसे नींव पर भी रखना
है। उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार प्रकार के उठाने वाले उपकरणों जैसे चरखी, ब्लॉकचेन, होइस्ट और ओवरहेड क्रेन का उपयोग किया जा सकता है। जब भार हल्का होता है तो रस्सी पुली ब्लॉक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और चेन पुली ब्लॉक उपयोग हो सकता है, लेकिन बहुत भारी भार के लिए आमतौर पर इलेक्ट्रिक क्रेन का उपयोग किया जाता है। हालांकि किसी भी प्रभाव के झटके से बचने के लिए, किसी भी खरोंच और टूटने आदि से बचने के लिए सीलिंग को बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। फाउंडेशन नींव के आकार मशीनों के प्रकार और आकार के अनुसार भिन्न होते हैं। वे ऑपरेशन के दौरान सब स्टाइल की संपत्ति और मशीन के गतिशील भार पर भी निर्भर है। यदि स्थापित मशीन का वजन बहुत अधिक नहीं है या यदि गतिशील भार नगण्य है तो डिजाइन के आधार पर नींव के आकार को अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन जब गतिशील भार प्रबल होता है तो नींव को मशीन को बाहरी कंपन से बचाने और उसके कुल द्रव्यमान को बढ़ाकर प्राकृतिक कंपन की आवृत्ति को कम करने के उद्देश्य से भी काम करना चाहिए। जमीनी स्थिति मिट्टी की प्रकृति स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण मानदंड है। एक कठोर मिट्टी के लिए, एक समान मिट्टी के लिए एक कंक्रीट बेड के निर्माण में बहुत अधिक जटिलताएं नहीं होती हैं। निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई नींव योजना पर विचार करना सबसे सरल है, लेकिन नरम और ढीली मिट्टी के लिए मशीन की नींव के लिए उचित गहराई वाले बड़े सतह क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कंपन विचार इमारतों या अन्य नींव के आसपास के हिस्सों में कंपन के संचरण से बचने के लिए उपकरण, नींव और जुड़ने वाली संरचना के बीच एक उपयुक्त अलगाव प्रदान करना आवश्यक है। आमतौर पर नींव के चारों ओर एक गैप बना रहता है और कंपन के ऐसे चरण संचरण से बचने के लिए रेत से भर दिया जाता है। रेत के अलावा किसी भी कंपन को अलग करने वाली सामग्री जैसे रबर, लेड, शीट, फेल्ट आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक नियम के रूप में उपकरण नींव को अन्य संरचनाओं के लिए या विशेष उपकरण से संबंधित मशीनरी के लिए समर्थन के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रभाव प्रकार की मशीनों जैसे स्टैंपिंग प्रेस, ड्राफ्ट और फोर्जिंग हैमर को नींव के दौरान विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। नींव को भारी बनाने के लिए नींव की गहराई बहुत बड़ी हो जाती है। फाउंडेशन बोल्ट मशीनरी स्थापित करने के लिए निर्माताओं द्वारा नींव बोल्ट निर्दिष्ट और आपूर्ति की जाएगी। कुछ नींव बोल्ट कंक्रीट डालने पर कठोर हो जाते हैं और कुछ हटाने योग्य और समायोजित बोल्ट हो सकते हैं। उदाहरण में आई फाउंडेशन बोल्ट, रैक बोल्ट, लुइस बोल्ट, कॉटन बोल्ट, स्प्लिट एंड बोल्ट। मशीन टूल को स्पेयर या पैड, लेवलिंग, वेजेट आदि की मदद से नींव पर रखा जाता है। विभिन्न मशीनों आदि के लिए फाउंडेशन प्लेट भी इसी तरह समर्थित है। इस समय मशीन की प्रकार के आधार पर नींव ब्लॉक के शीर्ष और मशीन या बेल्ट बेस
प्लेट के नीचे के बीच एक अंतर न्यूनतम 50 से 70 मिलीमीटर बनाए रखा जाता है। मशीन की स्थिति से पहले नींव के बोल्ट लगाए जाते हैं और मशीन के फाउंडिंग या बेस प्लेट पर दिए गए छेदों के माध्यम से अनुमानित नींव बोल्ट सिरों को सम्मिलित करके मशीन का सटीक स्थान निर्देशित किया जा सकता है। वाशर और नट्स को भी समायोजित करने के लिए बोल्ट सिरों को पर्याप्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। लेबलिंग और संरेखण, जैसा कि पहले बताया गया है, लेबलिंग वेजेज सूज आदि को समतल करके किया जाता है। मशीन के भारी द्रव्यमान का क्षैतिज और मामूली ऊर्ध्वाधर आंदोलन पाइल रोल्स द्वारा किया जाता है। स्ट्रेट एज, स्पाइरल लेवल, डायल इंडिकेटर आदि आमतौर पर मशीन को लेवल करने के लिए उपयोगी उपकरण होते हैं। समतलन को अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों दिशाओं में जांचना है। जब लेवलिंग का काम पूरा हो जाए तो बोल्ट के साथ साथ फाउंडेशन बोल्ट कैविटी को कंक्रीट किया जा सकता है। सीमेंट कंक्रीट डालना आमतौर पर नींव के शीर्ष पर दिए गए गैप के माध्यम से किया जाता है। अब बात है ग्राउटिंग। ग्राउटिंग प्लास्टिक की स्थिरता या सीमेंट मोर्टार के ठोस मिश्रण द्वारा मशीन को नींव से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। अधिकांश मशीनों को स्थापित करने में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। आमतौर पर ग्राउटिंग करने के लिए किक सेटिंग सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नींव ब्लॉक के शीर्ष को खुरदरा बनाया जाता है, पानी से फिक्स किया जाता है और मशीन के चारों ओर लकड़ी के विभाजन रखे जाते हैं। ऐसे लकड़ी के बोर्ड की ऊंचाई मशीन के ऊपर या नींव और नीचे के बीच के गैप से काफी ज्यादा रखी जाती है। उसके बाद किसी भी हवा के अंतराल को खत्म करने के लिए देखभाल के साथ सीमा के भीतर त्वरित सेटिंग सीमेंट डाला जाता है। एक बार शुरू करने के बाद पोरिंग लगातार पूरी की जानी चाहिए और मशीन को सेट करने के लिए समय प्रदान करने के लिए ग्राउटिंग के बाद कुछ दिनों तक बिना अबाधित हुए महसूस किया जाना चाहिए। अन्य भागों सहायक उपकरण पाइपिंग आदि की फिटिंग। जब मशीन को खड़ा किया जाता है तो अन्य सहायक उपकरण उसी के अनुसार जोड़े जा सकते हैं, लेकिन नींव योजना बनाते समय समग्र आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सहायक संरचनाएं उदाहरण भारी शुल्क वाले डीजल इंजन की नींव के मामले में बाहरी असर वाले पेडेस्टल वाटर पंप ब्लॉक आदि के लिए संरचनाओं की योजना एक समय में बनाई जानी चाहिए। इससे आंतरिक फिटिंग की समस्या कम होगी। फाइनल लेवलिंग और टेस्ट रन। सटीक समतलन तभी किया जा सकता है जब कुछ दिनों के बाद ग्राउटिंग सेट हो जाए। इसके बाद मशीन को साफ करके समतल करना होता है। इस तरह के लेवलिंग में मामूली समायोजन शामिल है। जब भी लेवलिंग स्क्रू प्रदान किया जाता है और अंतिम स्तर को प्राप्त करने के लिए संचालित किया जा सकता है तो सब कुछ अब टेस्ट रन करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। परीक्षण की शैली मशीन से मशीन में भिन्न होगी। नंबर 4, चार्ट में दिखाई गई सटीकता फिर से तभी प्राप्त होगी जब मशीन को सही ढंग से खड़ा और समतल किया जाएगा।
मेंटेनेंस, मशीन रख रखाव वह कार्य जो यांत्रिक संपत्तियों को न्यूनतम डाउन टाइम के साथ चालू रखता है। मशीन मेंटेनेंस में नियमित रूप से निर्धारित सेवा, नियमित जांच और अनुसूचित और आपातकालीन मरम्मत दोनों शामिल हो सकते हैं। इसमें खराब हो चुके या गलत संरेखित पुर्जों को बदलना या फिर से संरेखित करना भी शामिल है। इन रख रखाव गतिविधियों को फिगर में ये समझाया गया न्यू, ठीक, प्राइम इक्विपमेंट और सिस्टम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और रिपेयर पार्ट्स और सपोर्ट इक्विपमेंट, डाटा ट्रेनिंग, सिस्टम लिस्ट एंड रेगुलेशन, ठीक, एलिमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट related to maintainability, new operational faculties, ठीक, हम कैसे भारी मशीनों को बनाए रख सकते और उनकी लंबी उम्र बढ़ा सकते हैं। मशीनों को अच्छी तरह से साफ करें और चलती भागों की सफाई और चिकनाई सुनिश्चित करें। वियर और टियर के लिए मशीनरी की जांच करें। सुनिश्चित करें कि सभी चलने वाले पुर्जे ठीक से काम कर रहे हैं, अन्यथा उन्हें बदल दिया जाता है। सुनिश्चित करें कि पॉइंट, मशीन माउंटिंग बोल्ट सहित सभी बोल्ट और नट टाइट और प्रत्येक रख रखाव जांच के दौरान स्प्लिट पिन ठीक से खोले गए। जांचें कि टेबल टर्मिनेशन बॉक्स के अंदर और मशीन के अंदर बिजली के तार कनेक्शन टाइट और वायरें ठीक से लगी हुई है। जकड़न और घर्षण मुक्त आवाजाही के लिए रॉडिंग कनेक्शन की जांच करें। बिंदुओं के सुचारू संचालन के लिए स्लाइड चेयर प्लेट्स को बार बार लुब्रिकेट करें। सुनिश्चित करें कि पॉइंट, मशीन और सीटीबी आदि में गंतव्य प्रवेश बिंदु ठीक से प्लग किए गए हैं। निर्माण के विनिर्देशों के अनुसार सभी चलने वाले भागों को चिकनाई वाले तेल ग्रीस के साथ लुब्रिकेट करें। प्रदर्शन विनिर्देशों से अधिक से बचें। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ऑपरेटर को प्रशिक्षित करें। अपने निवारक रख रखाव और सर्विसिंग को विस्तार से दस्तावेज करें। ओवरऑल रख रखाव एक व्यापक परीक्षा और एक प्रणाली की मरम्मत या उसके एक प्रमुख हिस्से को प्रदर्शन से स्वीकार करने के लिए इसमें सिस्टम की सब असेंबली की मरम्मत, रिफिटिंग, पुनर्निर्माण या कुल प्रतिस्थापित शामिल हो सकता है। ओवरऑलिंग का लक्ष्य सिस्टम को सेवा योग्य स्थिति में रखना है। मशीनरी ओवरऑल आमतौर पर रखरखाव सेवाओं की पेशकश करने वाले कंपनियों द्वारा किया जाता है। अब जब फिगर नंबर 2 में आपको ये ओवरऑलिंग के बारे में समझाया गया है, ठीक, ये डिजाइन है, ये असेंबली फीचर है और असेंबली ऑब्जेक्ट ज्वाइंट और ये असेंबली ग्रुप है। वर्क प्लान है, असेंबलिंग डेमोन्स्ट्रेशन है और असेंबली और ये टूल ऑपरेशन, ठीक,
ओवरऑलिंग में आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। निरीक्षण इंस्पेक्शन, सबसे पहले मशीन की स्पीड की जांच की जाएगी। अनुभवी रख रखाव दल उत्पादन परिस्थितियों में ओवरऑल की गई मशीन का निरीक्षण करते हैं। इसका मतलब है मशीन के उपयोग में होने पर मशीन के प्रदर्शन की निगरानी की जाती है। ऐसी प्रक्रिया किसी समस्या को आवंटित करने और समस्या निवारण को अधिक प्रभावी ढंग से करने की अनुमति देती है। डिसमेंटल, प्रारंभिक निरीक्षण के बाद उपकरण के टुकड़े को अलग कर दिया जाना चाहिए। आगे की जांच और मरम्मत जैसे ओवरऑलिंग प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए डिसअसेंबली महत्वपूर्ण है। एक कुशल रखरखाव कार्यकर्ता मशीन को कुशलता से नीचे रखने में सक्षम होता है। यह दर्शाता है कि उपकरण के किन हिस्सों को बदलने या मरम्मत करने की आवश्यकता है। मरम्मत, समस्या के आधार पर मशीनों की या तो मरम्मत की जाती है या कुछ क्षतिग्रस्त भागों में बदल दिया जाता है। यह कदम एक बार फिर साबित करता है कि एक बार में पूरे उपकरण को बदलने के विपरीत ओवरऑलिंग कितना प्रभावी है। पुर्जों को बदलने में साधारण मरम्मत से अधिक समय लग सकता है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स को निर्माता से मंगवाने की आवश्यकता हो सकती है। पुनः संयोजन, पुर्जों के सफल प्रतिस्थापन के बाद पूरे तल का पुनः संयोजन किया जाता है। अंतिम चरणों में से एक होने के नाते उपकरण के कामकाज के लिए पुनः संयोजन महत्वपूर्ण है। पुनः संयोजन करने के लिए निश्चित रूप से कुछ कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अनुभवी व्यक्ति द्वारा सबसे अच्छा नियंत्रित किया जाता है। परीक्षण, टेस्टिंग, अंतिम चरण जो ओवरऑलिंग प्रक्रिया को फिनिश करता है। परीक्षण के बिना यह पहचानना स्वाभाविक रूप से असंभव है कि क्या प्रदर्शन की गई मरम्मत प्रभावी थी। परीक्षण के दौरान रेट्रोफिट को या तो सफल घोषित किया जाता है या लगातार प्रक्रिया प्रारंभिक बिंदु पर वापस जाती है। अब असेंबली विफलताओं के कारण और उपचार। खराब असेंबलिंग में त्रुटि विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे अस्पष्ट, अपर्याप्त या अनुचित असेंबली प्रक्रिया, मिसअलाइनमेंट, खराब कारीगर। कभी कभी विफलताएं सभा के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा की गई अनजाने में कोई त्रुटि के कारण भी होती। उदाहरण के लिए फटिग के कारण नट और स्टड असेंबली की विफलता, कसने के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले नट और टार्क को कसने के क्रम के बारे में जानकारी की कमी के कारण हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के नट को ढीला करना जो बाहरी भार के अधीन होता है, थकान की विफलता का कारण बनेगा। खराब सेवा स्तर, एक इंजीनियरिंग घटक की विफलता उनके द्वारा अनुभव की गई सामान्य सेवा स्थिति के कारण हो सकती है, जिसके लिए उन्हें डिजाइन नहीं किया गया है। ये असामान्य सेवा शर्तें अत्यधिक उच्च लोडिंग दर, प्रतिकूल ऑक्सीडेविट संक्षारक, उच्च या निम्न तापमान स्थितियों पर क्षरणकारी
वातावरण के लिए घटक के संपर्क के रूप में प्रकट हो सकती है, जिसके लिए इसे डिजाइन नहीं किया गया है। उपभोक्ता पर सेवा शर्तों में किसी भी असमानता का योगदान केवल डिजाइन, निर्माण और सेवा के दौरान उनके द्वारा अनुभव की गई स्थिति के साथ विफल घटकों की सामग्री की संगतता के बारे में गहन जांच के बाद ही स्थापित किया जा सकता है। कच्चे मटेरियल का वजन सैद्धांतिक रूप से सामग्री के वजन की गणना करें, सामग्री की मात्रा की गणना करें और मटेरियल के घनत्व से गुणा करें। यह आपको आवश्यक कच्चे माल का सटीक वजन देता है। वजन की गणना करते समय अंतिम आयाम पर विचार न करें। हमेशा मशीनिंग और अन्य ऑपरेशन के लिए प्लस साइज पर विचार करें। असेंबली संचालन की लागत ड्रिलिंग, मशीनिंग और बोरिंग जैसे प्लगिंग पर किए जाने वाले प्रत्येक ऑपरेशन को तय करें। प्रक्रिया का चयन करते समय संचालन के क्रम का ध्यान रखें, क्योंकि यह लागत पर बहुत मायने रखता है। आपको मशीन के सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए विशेष ऑपरेशन के लिए आवश्यक समय आवंटित करने की आवश्यकता है। मशीन की कीमत मूल्यह्रास और खपत की गई बिजली की लागत के आधार पर आपको प्रति घंटे चलने वाली मशीन की लागत को अंतिम रूप देना होगा। अब विशेष ऑपरेशन और मशीन चलाने की लागत घंटा के लिए आवश्यक समय गुणा करें। उपकरण लागत श्रम की लागत प्रत्येक टुकड़े के लिए युक्त किए गए कुल कार्य समय की गणना करें और श्रम को भुगतान करने के लिए कुल लागत की गणना करें। दुर्घटना जोखिम अस्वीकृति लागत, क्योंकि फ्लैंज का निर्माण एक मैनुअल प्रक्रिया है, मटेरियल की अस्वीकृति की संभावना हो सकती है, इसलिए इस लागत पर विचार किया जाना चाहिए। सरल विधि यह है कि थोक में 100 मात्रा का निर्माण करते समय एक टुकड़ा की दर जोड़ देते हैं। पैकेजिंग और हैंडलिंग लागत आमतौर पर मूल लागत का 2% लाभ, मूल लागत का लगभग 5 से 15%, व्यवस्थापन और मूल्यह्रास लागत। असेंबली तकनीकी मशीन शॉप असेंबली में घटकों को एक साथ सुरक्षित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता। कुछ तरीके हैं डबलिंग, पिनिंग, डबलिंग, पिनिंग, स्टैकिंग, ब्रासिंग, हार्ड सोल्डरिंग, असंजक का उपयोग। डबलिंग इसका उपयोग दो या दो से अधिक
भागों की सटीक स्थिति के लिए किया जाता है। यह भागों को अलग करने और स्थिति में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। विधानसभा के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के डॉवल का उपयोग किया जाता है। ये देखिए फिगर नंबर में आपको ये डॉवल कटिंग स्क्रू डॉवल पिन दी हुई है। ठीक है, डॉवल किए गए घटकों को हमेशा असेंबलिंग में बनाए रखने वाले स्क्रू के साथ फिट किया जाता है। पिनिंग, यह घटकों के एक साथ ढूंढने और सुरक्षित करने की एक विधि भी है। पिन विभिन्न प्रकार के होते, समांतर पिन, इन्हें रीमेड होल में डॉवल की तरह फिट किया जाता है और एक रिटेनिंग रिंग द्वारा स्थिति में रखा जाता है। ये देखिए फिगर नंबर 2 में आपको समांतर पिन का इस्तेमाल करके दिखाया गया। ये देखिए कॉटर पिन, कॉटर पिन का ये देखिए आपको इस्तेमाल किया गया है। आपने देखा होगा कि साइकिल के पैडल में जो कॉटर पिन लगता है, ये देखिए एक उसको एक हथौड़े के मार के और फिर इसको आगे की चूड़ी से नट कस दिया जाता है। अब आगे टेपर पिन, टेपर पिन भागों को सटीक रूप से स्थिति देता है। घटक को स्थान में किसी भी परिवर्तन के बिना आसानी से विघटित और इकट्ठा किया जा सकता है। टेपर पिन लगाने के लिए छेदों को टेपर पिन रीमर का उपयोग करके फिनिश किया जाता है। ये देखिए आपको टेपर पिन का दी गई है। देखिए टेपर पिन है और ये ऊपर मोटा नीचे पतला होता है, आगे पतला होता है। ये कॉलर है, ये टेपर पिन है। ठीक है, ये सॉफ्ट है। इस पे चढ़ाने के लिए इसको टेपर पिन लगा के फंसाया गया है। स्प्रिंग पिन, यह एक साथ असेंबलिंग की ड्रिलिंग और रीमरिंग की आवश्यकता को फिनिश करता है। स्प्रिंग पिन थोड़ी सी भी मिसाइलिंग की स्थिति में खुद को एडजस्ट कर लेता है। ये देखिए आपको स्प्रिंग पिन दिखाई गई है। यहाँ से स्प्रिंग है, यहाँ से कटा होता है, ये जो दबता है आसानी से दब के बैठे। पिनिंग, जब भागों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है तो यह असेंबल एक तरीका मूल रूप से सुरक्षित के समान है। स्टैटिंग, यह एक असेंबलिंग में भागों को बनाए रखने की एक स्थिर विधि है जिसमें एक भाग या सभी घटक दूसरे घटक पर प्रभावित होने के लिए मजबूर होते हैं। यह फिट की दक्षता को बढ़ाता है। ब्रेजिंग और हार्ड सोल्डरिंग, यह शामिल होने वाली सतह के बीच अलौह धातु की परत का उपयोग करके धातुओं को मिलाने की एक प्रक्रिया है। ब्राइजिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु को स्प्लेटर के रूप में जाना जाता है। चिपकने वाले पदार्थ, आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले हेड रिसीविंग एपॉक्सी चिपकने वाले होते हैं। ये चिपकने वाली सामग्री को इकट्ठा करने के बीच एक मजबूत बंधन देता है। यह बंधन माध्यम नमी या गर्मी से प्रभावित नहीं होते। इसकी आपूर्ति आमतौर पर 2 कंटेनरों ट्यूबों में की जाती है, एक रेसिन और दूसरा हार्डनर है। ये देखिए ये एक हार्डनर और दूसरा रेसिन है। इन दोनों को मिला के मिक्स करके रॉड को देखो किस तरह से चिपकाया गया है। थ्रेडेड ज्वाइंटर, बोल्ट या नट, ये आमतौर पर 2 भागों को एक साथ जकड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
जब बोल्ट और नट का उपयोग किया जाता है तब यदि थ्रेड स्प्लिट कर ली जाती है तो एक नए बोल्ट और नट का उपयोग किया जाता है, लेकिन घटक में सीधे लगे पेच के मामले में जब थ्रेड क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो घटक को व्यापक मरम्मत या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। उपयोग के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के बोल्ट का उपयोग किया जाता है। ये देखिए क्लियरेंस, होल के साथ बोल्ट। बोल्ट का उपयोग करके यह सबसे आम प्रकार की फास्टनिंग व्यवस्था है। होल का आकार बोल्ट से थोड़ा बड़ा होता है। मैचिंग होल में स्लाइडिंग मिसाइलिंगमेंट असेंबली को प्रभावित नहीं करेगा। ये देखिए फिगर नंबर बोल्ट ये दिया हुआ है, दोनों तरफ से ये चूड़ी बनी होती है, इसको फंसा के दोनों तरफ से नट कर दिया जाता है। बोल्ट है ये। बॉडी फिट बोल्ट, इस प्रकार के बोल्ट असेंबलिंग का उपयोग तब किया जाता है जब वर्कपीस के बीच सापेक्ष गति को रोकना होता। थ्रेडेड भाग का व्यास बोल्ट के संग थोड़ा संग के व्यास से थोड़ा छोटा होता है। सही मैटिंग प्राप्त करने के लिए बोल्ट टैंक का और होल को सटीक रूप से मशीनीकृत किया जाता है। ये देख रहे फिगर नंबर में आपको दिखाया गया है बोल्ट, बॉडी फिट बोल्ट। ठीक, एंटी फटिंग बोल्ट, इस प्रकार के बोल्ट का उपयोग तब किया जाता है जब असेंबली लगातार लोड की स्थिति को वैकल्पिक करने के अधीन होती है। इस इंजन असेंबली में कनेक्टिंग रॉड भी एड इस एप्लीकेशन के उदाहरण है। संयुक्त का व्यास कुछ स्थानों पर होल के संपर्क में होता है और अन्य भागों को मंजूरी देने के लिए क्लीयरेंस दी जाती है। नंबर 4 में ये देखिए एंटी फटिंग बोल्ट दिया हुआ है। अब बात करते हैं स्टड। स्टड का उपयोग असेंबलियों में किया जाता है जिन्हें बार बार अलग करना होता है। जब अत्यधिक कस दिया जाता है तो ये थ्रेड पिच की भिन्नता महीन थ्रेड या नट को स्ट्रिप करने की अनुमति दी जाती है। कास्टिंग को नुकसान से बचाता है। ये देखिए स्टड आपका दिया हुआ है, इस तरह का स्टड होता है, दोनों तरफ चूड़ी बनी होती है। ठीक, BAIS के अनुसार बोल्टों को पदनाम विनिर्देश हेक्सागोनल हेड बोल्ट को भारतीय मानक के नाम थ्रेड के आकार, सांकेतिक लंबाई, गुण, श्रेणी और संख्या द्वारा नामित किया जाएगा। धर्म आकार एम सांकेतिक लंबाई 60 mm और दोनों वर्ग 4.8 एक का एक हेक्सागोनल हेड बोल्ट के रूप में नामित किया। हेक्सागोनल बोल्ट हेड बोल्ट M10 × 60 - 4.8 है। गुण वर्ग के बारे में स्पष्टीकरण निर्देश 4.8 का हिस्सा गुण वर्ग यांत्रिक गुण को इंगित करता है। इस मामले में यह न्यूनतम तन्यता ताकत 40 kgf/mm² के साथ स्टील का बना होता है और न्यूनतम यील्ड तनाव से न्यूनतम तन्य शक्ति 0.8 का अनुपात होता है। बेलनाकार और टेपर पिन। बेलनाकार और टेपर असेंबली के लिए होल की स्थिति का पता लगाना जब भी वे विघटित और इकट्ठे होते हैं। बेलनाकार घटकों को इकट्ठा करना
उधर पहियों, गियर, लीवर, क्रैंक आदि से शाफ्ट तक बेलनाकार पिन विभिन्न प्रकार के साथ उपलब्ध है। ग्रेड टॉलरेंस सत्तीय गुणवत्ता बेलनाकार पिन कठोर और कठोर परिस्थितियों में भी उपलब्ध है। बिना कठोर बेलनाकार पिन 3 प्रकार के होते हैं, चैम्फर्ड और राउंडेड हेड, चैम्फर्ड हेड और स्क्वायर हेड। ये जनरल असेंबली के काम में उपयोगी होती है। ये देखिए चैम्फर्ड हेड राउंड है, आपको चैम्फर्ड के बारे में बताया गया है। और स्क्वायर हेड कठोर बेलनाकार पिन उच्च ग्रेड स्टील से बने होते हैं और ग्राइंडिंग के द्वारा फिनिश हो जाते हैं। ये पिन उच्च स्टीयरिंग बल का सामना कर सकते हैं। इन पिनों का उपयोग जिग और फिक्चर और अन्य उपकरण बनाने के कार्यों जैसे सटीक संयोजन में किया जाता है। ठीक, ये देखिए फिगर नंबर आपको 4 में बताया गया है। टूल असेंबलियों में भागों में स्क्रू या बोल्ट द्वारा फिक्स किया जाएगा तथा बेलनाकार पिन के योग द्वारा स्थापित करते हैं। ये देखो फिगर नंबर 5 में आपको बोल्ट एक इंटरनल बोल्ट के स्क्रू, सिलिंड्रिकल पिन, डॉवल पिन के बारे में देखो, सिलिंड्रिकल पिन है और डॉवल पिन के बारे में देखा, स्क्रू देखो लगाया गया। कठोर बेलनाकार पिन आयामी टॉलरेंस M6 के साथ उपलब्ध होती है। बिना कठोर और कठोर बेलनाकार पिनों को मानक रिमोट द्वारा तैयार किए गए होलों में फिट करने के लिए बनाया जाता है। बेलनाकार पिनों को नाम सांकेतिक व्यास पर सांकेतिक टॉलरेंस लंबाई BIS की संख्या द्वारा नामित किया जाता है। मानक टेपर पिन असेंबली कार्य में विभिन्न प्रकार के टेपर पिन का उपयोग किया जाता है। टेपर पिन स्थान की सटीक प्रकृति की को विक्षुब्ध किए बिना घटकों के बार बार विखंडन और असेंबलिंग की अनुमति देता है। उनका उपयोग छोटे टावर को संचारित करने के लिए किया जाता है। ये देखिए टेपर पिन कई सारे आपको दिए गए हैं। ये देखिए आपको टेपर पिन 3 प्रकार के फिगर होते हैं। ये देखिए टेपर पिन 3 प्रकार के दिए गए हैं, ABC। ये N6 के सरफेस फिनिश के साथ टेपर पिन और B टाइप N7 के सरफेस फिनिश के साथ टेपर पिन, टाइप C N7 के सरफेस फिनिश के साथ स्प्लिट टेपर पिन। ठीक, सभी टेपर पिन 1/5 का टेपर होता है और H10 के डायमेंशनल टॉलरेंस के भीतर फिनिश होता है। टेपर पिन टाइप A और B असेंबली को और टाइप C को देखो 8 नंबर, ये देखो तो प्रेस ड्राइव आउट, मतलब ये प्रेस किया गया और ये 9 जो है दिया गया है टाइप C। ठीक, स्प्लिट टेपर पिन के मामले में अधिक संक्रामक लॉकिंग सुनिश्चित करने के लिए स्प्लिट एंड को थोड़ा खोला जाता है। टेपर पिन को नाम प्रकार ABC सांकेतिक व्यास, सांकेतिक लंबाई और मानक की संख्या द्वारा नामित किया जाता है। द सांकेतिक व्यास 10 mm और सांकेतिक लंबाई 50 mm के टाइप के एक टेपर पिन को टेपर पिन A10x550 के रूप में नामित किया गया है। सांकेतिक व्यास 10 mm और 60 mm की नाम मात्र लंबाई का एक विभाजित टेपर पिन के रूप में नामित किया जाएगा। स्प्लिट टेपर पिन C10 और 60
टेपर पिन के मामले में सांकेतिक व्यास टेपर के छोटे सिरे का व्यास है। थ्रेडेड टेपर पिन उपलब्ध। पिनों को लॉक करना और कंपन के कारण ढीले होने से रोकना। ब्लेंडिंग वूल से पिन निकालने में सहायता करना। आंतरिक थ्रेड के साथ थ्रेडेड टेपर पिन भी उपलब्ध है। ये देखिए लॉकिंग टेपर पिन दिया गया और ये ड्राइविंग आउट किया हुआ है ये, और ये एक नंबर पर टेपर दिया। खांचेदार पिन। इन पिनों में बाहरी सतह पर 3 स्लॉट होते हैं। खांचे स्लॉट के किनारे बाहर निकलते हैं। जिन होलों में स्लाइडेड पिन का उपयोग किया जाता है उन्हें रीमिंग करके फिनिश किया जाता है। यह ग्रोव्ड पिन स्ट्रेट और टेपर पिन के रूप में उपलब्ध है। इसका उपयोग असेंबलियों में किया जाता है जिन्हें बार बार तोड़ा नहीं जाता है, जहां उच्च सटीकता की आवश्यकता नहीं होती। घटकों को शामिल करने वाले असेंबली में हेड के साथ ग्रुप पिन का उपयोग किया जाता है। आज की क्लास में समाप्त होती है।